टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक परिवार की पालतू बिल्ली खो जाने पर शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगा दिए गए। यही नहीं, उसे ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। वो भी 500 या 1000 नहीं बल्कि पूरे 10,000 इनाम की घोषणा की है। शहर के दीवारों, खंभों और कई जगहों पर लगे ये पोस्टर किसी इंसान के नहीं बल्कि उस बिल्ली लूसी के हैं जो कहीं खो गई है। ये बिल्ली एक हफ्ते से गायब है। अब परिवार इस बिल्ली के लिए परेशान है। इनका कहना है कि ये परिवार से भी बढ़कर थी। उसके गुम हो जाने पर खाना पीना तक छोड़ दिया। मामला प्रयागराज शहर के पौष इलाके सिविल लाइंस का है। बता दें कि मोहम्मद अल्ताफ ने 1.5 साल पहले एक बिल्ली का बच्चा पाला था जिसका नाम लूसी रखा गया। वो उनकी और उनके परिवार की इतनी चहेती हो गई कि उन लोगों के साथ ही खाती पीती और सोने लगी, लेकिन एक हफ्ते पहले अचानक से वह गायब हो गई। परिवार ने उसकी खूब तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। वही 7 दिन बाद जब लूसी अपने आप घर वापस आई तो घर में खुशी का माहौल हो गया और फिर से लोग चहकने लगे। घर वालों का कहना था कि लूसी के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि घर में त्यौहार जैसा माहौल है और ऊपर वाले ने जैसे रमज़ान से पहले रमज़ान के तोहफे के तौर पर लूसी को वापस भेज दिया है। बता दें, लूसी घर तो वापस आ गई मगर पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जिसकी परिवार अब पहले से ज़्यादा देखभाल कर रहा है और अब उसी पर पहले से ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सेलिब्रिटी की तरह। बिल्ली खो गई थी, आपने इनाम भी रखा था 10,000 रुपये का, और किस तरह से खोई थी और किस तरह से मिली, क्या खुशियाँ हैं? देखिए, खोई हुआ ऐसा था कि ये ऐसे बालकनी पास हमेशा जाती थी और बट ये हमेशा अंदर आ जाती थी। ऐसा नहीं था कि ये कहीं जाती थी, ये टीन तक ही रहती थी। तो उस दिन कुछ ऐसा, बिल्लियों से लड़ाई हुई, कुछ ऐसा हुआ कि वो बालकनी से नीचे गिर गई और उसके बाद रास्ता भटक गई। तो एज अ प्रोसीजर हम लोग ने ये सोचा कि चलो 6 घंटे 7 घंटे इंतजार करते, पूरी रात तक देखते हैं, अगर आ सके तो आज। हम लोग पूरी रात जगे हुए थे तो देख रहे थे कि कहाँ चली गई ये। हम लोगों ने उधर के भी काफ़ी देखा। ये हम लोग सोचे कहीं बैठी होगी आ जाएगी। फिर जब सुबह हुई तो हम लोग ने कहा कि अब लेट नहीं करते हैं, अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले पूरी कॉलोनी ढूंढी, पूरे घर जितने हम लोग के 80 फ्लैट है इस पूरी कॉलोनी में, सारे घरों में गए, सबसे पूछे तो कोई देखा नहीं था। फिर हम लोग ने ये हुआ कि फिर करीब दोपहर के करीब हम लोग ने पोस्टर छपाना स्टार्ट किया और पोस्टर छपाने के बाद फिर हम लोग ने लगाना स्टार्ट किया। लगाने में हमारा पूरा घर और मेरे 2 दोस्त भी हैं और वो भी बहुत मदद की। पूरी रात हम लोग करीब पोस्टर्स लगाने के बावजूद भी हम लोग करीब रात के 2:30-3 बजे तक भी रोड पे खड़े रहते थे। कई बार तो हम लोगों ने कई जगह डांट भी सुन चुके हैं, गलियों के अंदर हम लोग ऐसे घुस जा रहे थे ऐसा वैसा। तो बहुत दिक्कतें भी हुई थी ढूंढने के चक्कर में। फिर हम लोग ने ये हुआ कि लगता है ऐसे नहीं होगा, हम लोग को इनाम रखना पड़ेगा। और इनाम ऐसा रखना पड़ेगा कि जब बिल्ली को कोई बेचने भी जाए तो उससे ज़्यादा कीमत का पैसा हम लोग दे रहे हैं, उससे डबल से भी ज़्यादा। तो ऐसा इनाम फिर हम लोगों ने 10,000 रुपये रखा कि चलो कोई अगर लिया भी हो तो पोस्टर देख के अगर बेचने का भी उसका कहीं मूड हो तो हम ही दे दे, ये बोल के कि हमें यहाँ मिली है, तो हम उसे तुरंत बिना कोई भी सवाल के बस एक बार बिल्ली दिखा दे हम उसे तुरंत पैसा भी दे देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था। तो और बाकी अगर ये अभी और भी नहीं मिलती तो हम लोग तो फिर पूरा लाभ, अभी हम लोग जैसे सिविल लाइंस और आसपास के एरिया में तक थे, पर अगर हम लोग सोचे थे अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग पूरे इलाहाबाद को कवर करेंगे कैसे भी, पर ढूंढ के इसको निकालेंगे ही चाहे जो हो जाए। इसी फिर ये मैं तो करीब रात में ऐसे लेटा हुआ था रूम में, करीब रात के 1:30 बजे आई। खिड़की पे आने के बाद ऐसे म्याऊं म्याऊं करी, तो हम लोग सोचे कोई बिल्ली की आवाज़ आ रही, जैसे खिड़की खोले देखे ये आई अंदर। ये एकदम पतली हो गई थी, एकदम इसका वेट एकदम रिड्यूस हो गया था। तो आती ही मान हम लोगों ने इसे खाना दिया, करीब 2.5 प्लेट इसने खाना खाया। और उसके बाद आने के बाद तो ये समझ लीजिए घर में इतना खुशियों का माहौल ऐसे छा गया कि जैसे आप समझ लीजिए कोई करोड़ों की लॉटरी लग गई हो, इतनी खुशियों का माहौल लगा हुआ था। तो ये था कि भाई इसके आने के बाद सब जो खाना पीना हम लोग सही से नहीं खा रहे थे, एकदम दुखी का माहौल था, सब गायब हो गया और सब एकदम जैसा होता नहीं कि एकदम अलग माहौल में आ जाते, सब वैसा हो गया था जी। नाम मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे करीब 10,000 छात्रों से सीधा संवाद किया है। इस दौरान तमाम छात्रों ने परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया है।
साथ ही उन्हें परीक्षा में सफलता के मंत्र भी दिए। इस पूरे कार्यक्रम को देश के तमाम शहरों के स्कूलों में भी वर्चुअल प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र को छात्रों ने ग्रहण किया। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को संगम नगरी प्रयागराज के न्यू कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी वर्चुअल प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मौजूद छात्रों ने पीएम के संवाद को सुना और पीएम के बताए गए मंत्र को परीक्षा के दौरान तनाव बनाकर नहीं बल्कि उत्सव के तौर पर लेकर परीक्षा में जाना होगा, जो छात्रों और शिक्षकों को बेहद प्रभावित किया। छात्रों ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री हमें परीक्षा के मौके पर प्रेरित कर रहे हों तो हमारा आत्मविश्वास खुद ब खुद मजबूत हो जाता है, जो हमें परीक्षा के समय बेहद मजबूती प्रदान करेगा। आइए हम आपको सुनाएंगे प्रयागराज के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों से जो बातचीत की गई, और उसके बाद हम आपको ये भी सुनाएंगे साक्षी कुमारी छात्रा केंद्रीय विद्यालय ने क्या कहा और ऋषभ मिश्रा छात्र केंद्रीय विद्यालय ने क्या कहा, और उसके बाद के अंजलि केसरी शिक्षिका से जो बातचीत हुई हम वो भी आपको दिखाएंगे। पीएम ने आज आप लोगों से संवाद किया है, परीक्षा को लेकर के चर्चा की है, क्या कुछ खास रहा? ये दिन काफ़ी खास रहा हमारे लिए क्योंकि हम इंटरैक्ट कर पाए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। एक बच्चा, मैंने खुद टर्म 1 बोर्ड्स दिए हैं तो मुझे मालूम है कि एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देता है तब ना सिर्फ उसके साथ नॉलेज और उसकी तैयारी रहती है बल्कि एक्सपेक्टेशंस रहती है पेरेंट्स और टीचर्स की भी। तो ऐसे मोमेंट में तनाव, स्ट्रेस लाजमी है और ऐसे वक्त में मोदी जी हम सभी के साथ जुड़े वर्चुअली और हमें सिखाए, काफ़ी बातें सुझाएं। ये काफ़ी खुशी की बात है, बड़ी बात है हम सभी के लिए और डेफिनेटली हम बेटर करेंगे, अपने स्कोर और अच्छे लाएंगे। और आज मुझे ये मूल मंत्र मिला कि मन अगर खोजी हो तो माध्यम इफ़ेक्ट नहीं करता है, भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। धन्यवाद। ठीक है, नाम बता दीजिए। खुशी गोस्वामी। थैंक यू। ये पीएम ने सवाल किया है, आप लोगों से परीक्षा को लेकर के चर्चा की है, क्या खास रहा? वैसे तो बहुत कुछ खास रहा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ इंटरेक्शन किया, हर साल की तरह परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करके हमें परीक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें बताएं, पर उसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने हमें बताया कि हमें परीक्षा को एज अ स्ट्रेस नहीं, एज अ फेस्टिवल लेना चाहिए। जैसा कि हम एक त्यौहार मनाते हैं, उससे बहुत मन से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत दिनों से प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही हमें परीक्षा की भी तैयारी उसी उत्साह के साथ करनी चाहिए और हमें परीक्षा को भी एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस रखनी चाहिए, ज़्यादा दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें खुद पे बिलीफ रखना चाहिए, ना ज़्यादा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। जो एग्ज़ाम से पहले हम पढ़ रहे हैं हमें उसी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ मिश्रा है, मैं केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट का छात्र हूँ। मैम, पीएम ने संवाद किया है, तमाम छात्र भी रहे, पेरेंट्स भी उनके रहे, आप लोग भी रहे, क्या मानते हैं पीएम का ये संवाद खास करके परीक्षा के लिहाज से छात्रों के लिए कितना? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संवाद आज नई दिल्ली तालकटोरा से प्रसारित हुआ, उससे 10वीं 12वीं ही नहीं 9th to 12th के सभी छात्र 100% लाभान्वित हुए हों, क्योंकि जो टिप्स उन्हें आज मिले हैं उससे उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया कि उन्हें अभी तक जो भी उन्होंने पढ़ा था शायद अपने आप पर भरोसा नहीं था। जब उन्हें यह पता चला कि हमें अपने तैयारी पर भरोसा करना है और उसी को लेकर अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना है, तो वो अब उसी पर आगे चलेंगे। दूसरा कि रिव्यू करना है कि क्या उन्होंने पढ़ा है। अगर वो दोहराते जाएंगे तो जब रिपीटेशन बार बार होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें कंठस्थ हो जाएगा, उन्हें लिखने में आसानी होगी। अपने लक्ष्य को अपने माता पिता से शेयर कर पाएंगे तो 10वीं वालों को सुविधा होगी कि वो किस विषय का चयन करें, 12वीं वालों को सुविधा होगी कि वो किस क्षेत्र का चयन करें, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, क्योंकि जो प्रिय है अगर उसे त्याग कर वो जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है, वो उनको समझ में आ गया है तो उसे अपनाएंगे तो उनका जीवन भी श्रेष्ठतम हो जाएगा। थैंक यू।
हाँ, मैं सुचित्रा, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के समर्थक सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको मंत्री पद मिलने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग मज़ारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। उसमें अब तक उनको मंत्री पद नहीं मिला है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का? किस तरह से सरकार और योगी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है? क्या कहा है उन्होंने? आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। रही है और सभी संगठन के लोग, जैसा कि हिंदू समाज के लोग सुंदरकांड करा रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, आपके लिए मन्नतें दुआ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको मंत्री पद नहीं दिया जा रहा, अनदेखी की जा रही, तो क्या कहना है इस पर आपका? अनदेखी नहीं, देखिए पार्टी ने तो कितना मेरा सहयोग किया। आप तो देखा कि टिकट लोग कटवा रहे थे, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट दिया क्योंकि पार्टी ने इस बात को समझा कि हम लोग जमीन पर मजबूत हैं। इसलिए पार्टी से मेरी कोई शिकायत नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वो नज़र रखती है अपने लोगों पे और आज नहीं मिला है, कल हो सकता है कोई इससे बड़ा दायित्व पार्टी मेरे लिए सोच रही हो। जो भी पार्टी कहेगी, अगर वो मंत्री बनाने का दायित्व देगी तो उसको भी किया जाएगा, अगर संगठन की कोई जिम्मेदारी देती है उसको भी किया जाएगा और अगर पार्टी कहती है कि अभी हम आपको विधायक के रूप में ही देखना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग संतुष्ट हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कटरा रामलीला कमेटी द्वारा आज एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, वहीं 10 दिनों तक चलने वाली रामलीला का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मंच का आयोजन होगा। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामलीला का मंच होगा, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने की कमेटी ने अपील की है और क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं आपको। हमारी कमेटी श्री कटरा रामलीला कमेटी प्रयाग ये आयोजन रामलीला का रखा है और ये लीला लोग तो बहुत टीवी पे या बड़े पर्दे पे देखे हैं, लेकिन ये लीला पुरानी परंपराओं के अनुसार ये लीला हो गई है। ले जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवनी पर आधारित रामलीला देखें, जिससे उनका ज्ञान का विकास हो और शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास हो। ये हमारा उद्देश्य है और इसी उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मुनि भरद्वाज आश्रम से चलकर कन्नलगंज, यूनिवर्सिटी चौराहा, कटरा चौराहा, पानी की टंकी, कचहरी होते हुए पुनः कटरे चौराहे से मनमोहन पार्क होते हुए वो शोभा यात्रा आकर इसी स्थान पर रामलीला कमेटी के प्रांगण में विश्राम लेगा। जहां महंगे मोबाइल व स्मार्टफोन की चाहत हर किसी को होती है कि उसके पास एक अच्छा मोबाइल हो और एक अच्छा स्मार्टफोन हो। ऐसे में अक्सर लोग सस्ते रेट पर मिलने वाले मोबाइल को ख़रीद तो लेते हैं, मगर बाद में अक्सर वो मोबाइल चोरी के निकलते हैं। ऐसे में किस तरह से चोरी के मोबाइल ख़रीदने से बचें और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने पैसे बर्बाद ना करें, क्या कुछ कहा है एडीजी जोन प्रयागराज ने लोगों को जागरूक करते हुए। आइए सुनाते हैं क्या कहना है एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश का। क्या है कहना? मोबाइल फ़ोन आज सभी की ज़रूरत बन गई है, लेकिन मोबाइल फ़ोनों की कीमत लगातार बढ़ती जाती है। अच्छी कंपनीज़ के जो मोबाइल से बहुत महंगे हैं, एप्पल, सैमसंग और इससे भी महंगे महंगे फ़ोन हैं, तो लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन हो या एप्पल फ़ोन हो, लेकिन उसकी चाहत में ये कदापि ना करें कि आप सस्ते के चक्कर में पड़ जाएं। बहुत से ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि लोगों के फ़ोन छीन लिए जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, और इस काम में बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जो लगे हुए हैं। प्रयागराज पुलिस ने काफ़ी सारे गैंग्स को पकड़ा, उनके मोबाइल्स लौटाए
हमारे सभी ऐसे जो कर्मी हैं जो इस कार्य में लगे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। और एक अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि वे कहीं भी कोई चोरी का या लूटा हुआ मोबाइल सस्ते में ना खरीदें, क्योंकि मोबाइल का प्रत्येक मोबाइल के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिटी है, IMEI नंबर है, उसके साथ ही उसका मेक है। तो आपको जब भी कोई आप फोन खरीदना चाहते हैं तो किसी शॉप से खरीदिए जो अप्रूव्ड शॉप हो, जो आपको बिल देगा। यदि पुराना भी आपको मोबाइल खरीदना तो उसका बिल लीजिए। और आप सस्ते के लालच में अगर किसी चोर, उचक्के, किसी बदमाश या टेररिस्ट का कोई मोबाइल आपके हाथ लग गया तो ये हो सकता है कि आपकी जान की आफत बन जाए। बहुत से लोग ऐसे जो चोरी कर या कोई बदमाशी कर कहीं किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मोबाइल पर डालकर किसी को डराने धमकाने के बाद, किसी को कोई क्राइम करने के बाद, किसी का पैसा निकालने के बाद उस मोबाइल को छोड़ देते हैं, कहीं फेंक देते हैं। तो यदि आप ऐसा कोई मोबाइल पाते हैं या सस्ते में कोई बेच रहा है तो कृपया इसकी सूचना अपने नज़दीकी थाने को अवश्य दें। इससे आप आगे होने वाले फ्रॉड और क्राइम से बचेंगे और साथ ही समाज के जो अन्य आपके नागरिक हैं उनको भी बचाएंगे। ये एक बहुत बड़ी आपकी सेवा होगी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड या बदमाशों के चक्रव्यूह से बचे रहें। प्रयागराज पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और मैं उन सभी नागरिकों को जिनके मोबाइल अभी बरामद हुए उनको दिए गए और इस विषय में पुलिस उनकी क्या सहायता कर सकती है, आपके कमेंट्स भी मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया हमें इन्फॉर्म करते रहें, सुरक्षित रहें और सभी प्रयागराज पुलिस के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलें। धन्यवाद। जय हिंद। संगम नगरी प्रयागराज चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल दिन शनिवार से शुरू हो रही है। इस दिन देश भर में नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उसमें प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस बार नवरात्रि के 9 दिन की है, वहीं नवरात्रि पर लोग विधि विधान का पूरा ध्यान रखते हैं। ख़ास तौर पर कलश स्थापना को लेकर मुहूर्त सही तरीके से विशेष ध्यान रखा जाता है। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है और 11 अप्रैल तक रहेगी। वहीं इस पर किस तरह से मुहूर्त है और क्या है पूरा विधि विधान, किस तरह से होगी पूजा, आइए जानते हैं पंडित शिप्रा सचदेव से क्या कुछ कहना है उनका ज्योतिषाचार्य का। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष का शुभारंभ इस बार 2 अप्रैल 2022 से हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के दिन कलश स्थापन किया जाता है और कलश स्थापन का जो मुहूर्त आ रहा है वो सुबह 6:10 से शुरू हो रहा है और 12:45 तक आएगा। कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वो सुबह 6:10 से 8:30 तक रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है 11:50 से शुरू हो रहा है और 12:45 तक रहेगा। उस दिन माता रानी को नए वस्त्र पहनाए जाता है, पूजा पाठ की जाती है। माता रानी को इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और लाल फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ये 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9 दिनों में हम जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी की पूजा करेंगे, माता रानी का उतना ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। माता रानी को ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का हमें जाप करना चाहिए और हमें एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस तरीके से कि 11,000 माला का जाप करेंगे, 21,000, हर इंसान अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है। 21,000 माला का जाप करेंगे, 31,000 माला का जाप करेंगे और उसको 9 भागों में डिवाइड कर दें, मतलब 9 डेज के हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए। तो पर डे जितनी माला आएगी उतना जाप करना चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप कर सकते हैं या माता की किसी भी और मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन 9 दिन माता रानी को इत्र और लाल पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। लाल पुष्प में आप गुड़हल का पुष्प जरूर चढ़ा सकते हैं और अगर गुड़हल ना मिले तो लाल गुलाब का भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता रानी को गुड़हल अधिक प्रिय है, माता रानी को गुड़हल का पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पूजा अर्चना करना चाहिए, माता रानी को नए वस्त्र पहनाना चाहिए, उनका श्रृंगार नए से करना चाहिए और जितनी ही श्रद्धा भक्ति से आप माता रानी की पूजा करेंगे उतना ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नैवेद्य में मीठी वस्तु जरूर पड़े। इस बार माता रानी घोड़े पे सवार होकर आ रही है
तो राजनीति पक्ष से जुड़े लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी। अर्थव्यवस्था में भी थोड़ा हिलता डुलता सा समय रहेगा। युद्ध की स्थिति बनती हुई भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर हम कहें भूकंप वगैरह की स्थिति आती हुई भी इस साल दिखाई दे रही है। माता रानी जाएंगी, उनका भैंसे पे सवार होंगे तो रोग की गति बढ़ेगी, थोड़ा परेशानी का सबक रहेगा। तो माता रानी की इस बार पूजा बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करें ताकि माता रानी का संपूर्ण आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा है। जय माता। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत खाली चेकिंग ही नहीं, कई प्रकार की होगी कार्रवाई। ऑपरेशन चक्रव्यूह में किस प्रकार की होंगी कार्रवाई, किस तरह से होंगी कार्रवाई, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का। आइए सुनाते हैं क्या है ऑपरेशन चक्रव्यूह, किस तरह से होगी कार्रवाई। ज़िला प्रयागराज में ऑपरेशन चक्रव्यूह नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ज़िला प्रयागराज के अंदर और बॉर्डर पर, बाउंड्री पर कुल मिलाकर 96 संवेदनशील पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है, जिसमें तिराहे, चौराहे, टी पॉइंट्स शामिल हैं, जहां पर आपराधिक गतिविधियां हुई हैं या हो सकती हैं, ऐसे बिंदुओं को चिन्हित किया गया है। इन 96 पॉइंट्स पर हमारे आदेश के बाद 7 मिनट्स के अंदर पुलिस फोर्स बैरियर और डिप्लॉयमेंट के साथ खड़ी हो जाती है, पूरी तरह सुसज्जित और अलर्ट। और जो भी आदेश मिलता है, जो भी क्रिमिनल्स के पकड़ने के लिए या कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति कोई जा रहा है उसको पकड़ने के लिए जो आदेश मिलता है, तो 7 मिनट के अंदर ये पूरा चक्रव्यूह एक्शन में आ जाता है और जो भी गतिविधियां होती है उस पर लगाम लगाई जा सकती हैं। साथ ही साथ चेकिंग का अभियान भी चलता है और आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाती है। जो भी नई उम्र के लड़के या क्रिमिनल्स तमंचा, अवैध पिस्टल, बम, गोला बारूद लेके चलते हैं, उनको पकड़ने का यह अभियान है और उनको पकड़ने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें ये निर्देश दिया जाता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी महिला को, किसी बुज़ुर्ग आदमी को परेशान ना किया जाए, बल्कि क्राइम की रोकथाम के लिए केवल चेकिंग की जाए, ऐसा आदेश मेरे द्वारा दिया जाता है। सभी लोग इस पर कड़ाई से पालन करते हैं। यह अभियान 29 मार्च 2022 से चलाया गया है, ये आगे भी जारी रहेगा ताकि आम जनता को, आम जनमानस को सहूलियत मिले और जनपद प्रयागराज को गुंडा मवाली तत्वों से, आपराधिक तत्वों से खाली कराया जा सके। अभी तक की कार्रवाइयों का रिपोर्ट मैंने तलब किया है, साप्ताहिक रिपोर्ट इसमें ली जाती है, शनिवार को रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आपको अवगत कराऊंगा कि पूरे एक हफ्ते में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। हज़रत सैयद पठान शाह बाबा का 35वां उर्स मुबारक आज 31 मार्च जुमेरात को मनाया गया, जहां सज्जादा नशी हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब किबला, जिसमें मशहूर मारूफ कव्वाल, भी तशरीफ़ लाए। वहीं उर्स मुबारक के मौके पर हज़रत सैयद पठान शाह बाबा के यहाँ पर अकीदतमंदों की भीड़ दिखाई दी, तो फातिहा न्याज हुई और साथ ही यहाँ पर कव्वाली का भी आयोजन हुआ, जिसमें नातिया कव्वाली पढ़ी गई, जिसमें हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में कव्वाली पेश की गई, जहां हज़रत सैयद पठान शाह बाबा के उर्स मुबारक के मौके पर कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें कव्वालों ने एक से बढ़कर एक नातिया कव्वाली पेश की, जिसमें लोगों ने कव्वाल को दाद देते हुए तोहफा भी पेश किया। वहीं उर्स मुबारक के मौके पर देर रात लोग कव्वाली सुनते रहे। संगम नगरी प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना अंतर्गत
शीश महल क्षेत्र के छोटा दारा के अंदर एक मकान के छप्पर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां भीषण आग लगने से लोगों में और आस पड़ोस में भय का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और आग बुझाने में जुट गई। वहीं जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक मकान के अंदर रखा गया पूरा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आस पड़ोस के लोग भी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के साथ जुटे रहे। वहीं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पीड़ित सबीना का। बता दें, सबीना के पति ई रिक्शा चलाते हैं और काफ़ी गरीब परिवार है और छप्पर में आग लगने के कारण आग तेज़ी से फैली, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया। कुछ मालूम नहीं, 2 बजा था, बच्चे लोगों को खाना खिलाने जा रहे थे सर, बस नीचे बैठे थे, कुरान नमाज़ पढ़ के हमने रखा, हमने कहा बच्चों को खाना खिला दें। खिलाते समय बस ये लोग आवाज़ दे रही थी कि आग लगी। हमने कहा इधर तो नहीं दिख रही, ये लोग कहीं इधर से लगी। इतने में देख रहे सारा जला चला जा रहा, सबको बुला रहे हैं, कोई भी न हमारे घर में कोई नहीं था। नन्हे 2 बच्चे थे, जानवर थे। फिर हमारे बाप भाई आए, फिर मोहल्ले के सब लोग थोड़ा आए सर, कुछ भी नहीं निकाल पाए। सारा घर गृहस्थी भरा घर था मेरा सर जी, छपड़े का घर था। क्या नाम है? मेरा नाम है सबीना। उनके आदमी रिक्शा चलाते, ठाली चलाते हैं और इनका पूरा परिवार, पूरी गृहस्थी बुरी तरीके से जल गई है और ये 2 बजे के लगभग आग लगी हुई है, जिससे इनके यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। इनकी जो पूरी गृहस्थी थी वो समाप्त हो गई है। हम शासन से मांग करते हैं कि इनकी जांच कराकर जो है इनकी सहायता की जाए, क्योंकि ये उस स्थिति में नहीं है कि अपने आप को ये सर्वाइव करते हैं। स्थिति बहुत भयंकर है और इनके पास अब खाने को लाले पड़ जाएंगे। हम शासन या प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके लिए जो है इनको जो भी हो सके उनकी मदद की जाए। बता दें, आग से सभी परिवार के लोग सुरक्षित हैं। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है घंटाघर पुलिस चौकी का, जहां आप देख सकते हैं पुलिस कर्मी यहाँ खड़े हुए हैं, मगर सामने जीरो रोड की ओर जाने वाली सड़क पर भीषण जाम लगा हुआ है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहां पुलिसकर्मी चुपचाप यहां खड़े हैं मूक दर्शक बने, मगर वहीं दूसरी तरफ लोग जाम के जाम से जूझते दिखाई दे रहे हैं और यहां वाहनों की लंबी कतार लगी है। जीरो रोड से लेकर घंटाघर की ओर जाने वाली सड़क और लंबा भीषण जाम लगा दिखाई दिया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है सड़कों पर खड़ी 4 पहिया वाहनों के कारण यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रखती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लंबे वाहनों के कतार लगे हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही से लोग भीषण गर्मी में जाम के जाम से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर ई रिक्शा और 4 व्हीलर सड़कों पर खड़े हुए, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हुई और लोग घंटों जाम के जाम से जूझते रहे। ये नज़ारा है जीरो रोड की सड़क का, जहाँ जाम के जाम से लोग जूझ रहे हैं और जिम्मेदार बने। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है मुट्ठीगंज क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं कि नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम द्वारा यहां से होर्डिंग को हटाया जा रहा है। बता दें, अभियान चलाकर नगर निगम द्वारा सड़कों पर सार्वजनिक स्थान पर लगी होर्डिंग को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम के लोग आज यहां कार्रवाई करते दिखाई दिए। मगर दूसरी तरफ बीजेपी की होर्डिंग लगी हुई थी सार्वजनिक स्थान पर, नगर निगम के लोगों ने उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर लगी और लोगों की होर्डिंग हटाई गई, मगर बीजेपी की होर्डिंग लगी की लगी रही और नगर निगम के लोग कार्रवाई करने से बचते दिखाई दिए। आइए सुनाते हैं इस पर क्या कहना है कांग्रेस नेता का। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पार्टी जो बीजेपी की है और दूसरे दल के जितने भी समाजवादी, कांग्रेस और भी दल के उनके पोस्टर हटाए जा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिखाता है कि नगर निगम और बीजेपी के लोग किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। ये इस राजनीति में हमको बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे लोग सत्ता में बने हुए हैं कि अपने सब कुछ अपना ही चाहते हैं। ये सब पगला चुके हैं। राजनीति इनकी जो है, ये राजनीति में जो सत्ता में आए हैं, ये लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं और ऐसी घटिया राजनीति कर रहे हैं। ऐसी नहीं करना चाहिए। हम नगर निगम से ही मांग करते हैं तत्काल ऐसे अगर कार्रवाई हो रही है तो तत्काल रोके जाएँ, अगर निकाले जाएँ तो सभी के निकाले जाएँ, एक पक्षपात नहीं किया जाए। और हम इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे काम न करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। इरशादुल्लाह, कांग्रेस नेता। संगम नगरी प्रयागराज के ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर बालिका विद्यालय ममफोड़गंज आज एनुअल फंक्शन का आयोजन हुआ, जिसमें शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी मुख्य अतिथि तौर पर पहुंचे। वहीं बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने प्रशंसा की। वहीं उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी बताई। इस मौके पर पार्षद रतन दीक्षित, सिविल डिफेंस के
रविशंकर द्विवेदी, विमल गुप्ता, विश्वास रावत, सारिका शर्मा, बाली शंकर त्रिपाठी, अरुण शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। बमकोटगंज में वहीं पे एनुअल फंक्शन था और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, लड़कियों ने बहुत ही प्रोफेशनली कोरियोग्राफ्ड एकदम जैसे लग रहा था। इतना टैलेंट है इन बच्चियों में कि अभी रिसेंटली ही हम लोगों ने पढ़ा है कि एनडीए इस बार विमेन ऑफिसर्स को ट्रेन करेगा जो फ्यूचर में बड़े बड़े आर्मी के पदों पे होंगी। आज इन बच्चियों ने दिखा दिया जिस तरीके का, इस कम उम्र में, कुछ तो लड़कियां ऐसी उम्र की थी जब हम लोग ठीक से चल भी नहीं पाते थे, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस इन बच्चियों ने दिया है कि लग रहा है कि अपने देश का नाम ये लोग ज़रूर रोशन करेंगी। और आज मैं अगर एमएलए हूँ तो उसकी श्रृंखला शुरू मेरे पिताजी से नहीं, मेरी दादी से हुई थी, मातृशक्ति से ही हुई थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़कियाँ आगे चल के बहुत जिम्मेदार सिटीजन्स बनेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। इसी एनुअल फंक्शन में हम लोग आए थे। इस कार्यक्रम के लिए मैं विद्या भारती की पूरी टीम को, जो आरएसएस का एजुकेशनल विंग है विद्या भारती, उसको और साथ में मीना श्रीवास्तव जी जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये उनकी मेहनत है, उनकी टीचर्स की मेहनत है कि इन बच्चियों ने इतना अच्छे से डिसिप्लिन के साथ आज कार्यक्रम में परफॉर्म किया। संगम नगरी प्रयागराज में थाना कर्नलगंज बमफोड़गंज क्षेत्र में आज जहां दिन में व्यापारियों द्वारा चौकी का घेराव करने के बाद मामला शांत नहीं हुआ था, वहीं शाम को फिर जब पुलिस क्षेत्र में ठेला हटाने निकले तो फिर लोगों से विवाद हो गया और जमकर कहासुनी हुई। आरोप है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि कमरुद्दीन एसआई लोगों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। स्ट्रीट वेयर यूनियन के अध्यक्ष रविशंकर द्विवेदी ने एसआई के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। नवरात्रि का त्यौहार के लोगों ने शुरुआत की। कोरोना काल के बाद से पहली बार ये नवरात्रि में लोग खुल के अपना त्यौहार मनाने के मूड में दिख रहे हैं। ऐसे में लोग, कुछ ठेले वाले व्यापारी या बड़े व्यापारी, कुछ अपनी दुकानों के सामने थोड़ा सा नवरात्रि के दिन का सामान की तैयारी कर रहे हैं। फल फूल, नारियल और इस तरह के सामानों की बिक्री जो पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाती है। उसमें यहाँ के स्थानीय चौकी के सेकंड अफसर हैं कमरुद्दीन ने लगातार 3 दिनों से सब दुकानदारों को टारगेट दे दिया कि आप दुकान यहाँ नहीं लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, जबकि उनसे एक बार मुलाकात करके वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में और सौंदर्यीकरण के बारे में बोला गया और अतिक्रमण हटाने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी अधिकृत है, ना कि एक कोई चौकी का सिपाही या दरोगा आके बिना एक्ट को उल्लंघन करते हुए सीधे वो दुकानदारों को हटाए या किसी का उत्पीड़न करे या अभद्र भाषा का प्रयोग करे। शैली को नहीं बदला, तो इसके लिए हम लोग जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट में धारा 2/2 के अंतर्गत किसी भी स्ट्रीट वेंडर को हटाने और उजाड़ने का कार्रवाई नहीं की जा सकती। मैं रविशंकर द्विवेदी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।